काले पुरुष ऑर्डर दुल्हन को उसके रंग के लिए अस्वीकार कर दिया गया था, जब तक कि सब कुछ बदल नहीं गया। जब एक करोड़पति किसान ने उसे अपने आदर्श मैच के रूप में देखा, आप हमारा विल्सन हैं, आदमी ने मुश्किल से निगल लिया। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था, जैसे कि उसने दिन के उजाले में एक भूत देखा था। यह काम नहीं करने वाला है। आपने उल्लेख नहीं किया कि आप थे कि आप काले थे। अमारा ने वाक्य समाप्त किया। हेरोल्ड पियर्स खुद को यह कहने के लिए नहीं ला सके कि उनका दिल डूब रहा था, क्योंकि वह स्टेशन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थीं। जिस नाजुक टोपी को उन्होंने विशेष रूप से इस पल के लिए खरीदा था, वह अब अपमान के बीच एक हास्यास्पद विवरण की तरह लग रही थी। 3 सप्ताह की यात्रा, 6 महीने के भावुक पत्र, उम्मीदों से भरा एक ट्रंक और बड़े शहर के भेदभाव से दूर एक नई शुरुआत का वादा, ये सब कुछ सेकंड में ढह गया। जिस क्षण हेरोल्ड ने आखिरकार उसे देखा, आपके पत्रों में आपने इतनी अच्छी तरह से लिखा था कि मैंने कल्पना की थी। वह एक कदम पीछे हटते हुए हकलाया। फूलों का गुलदस्ता उसके पसीने वाले हाथ में स्पष्ट रूप से मुरझा रहा था। क्या आप मुझे चेतावनी नहीं दे सकते थे? अमारा ने अपनी बची हुई हर गरिमा को इकट्ठा करते हुए एक गहरी सांस ली। आपको वास्तव में क्या बताना है कि मेरी त्वचा रात की तरह काली है, लेकिन मेरी भावनाएं आपकी तरह ही वास्तविक हैं। आपने कभी नहीं पूछा? हेरोल्ड ने घबराकर चारों ओर देखा और यात्रियों और स्टेशन कर्मचारियों की उत्सुक निगाहों को देखा। रिवरब्रुक के छोटे से शहर में एक अच्छी तरह से तैयार काली महिला पहले से ही ध्यान आकर्षित कर रही थी। एक श्वेत व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से अस्वीकार की गई एक काली महिला ने एक अनूठा तमाशा बनाया। आपको मेरी स्थिति, यहाँ के समुदाय और मेरे व्यवसाय को समझना होगा, उन्होंने एक और कदम पीछे लेते हुए कहा। मैं आपकी वापसी टिकट का भुगतान कर सकता हूं। आप शिक्षित लगते हैं, मुझे यकीन है कि आप समझेंगे। अमारा को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। यह उदासी से नहीं बल्कि नियंत्रित क्रोध से था, जो चुपचाप उसके पत्रों में उबल रहा था। हेरोल्ड ने एक 45 वर्षीय विधुर के एकाकी हृदय के बारे में लिखा था, जो संगति, समझ और प्रेम के एक नए अवसर के लिए तरस रहा था। उसने कभी भी यह उल्लेख नहीं किया कि इस हृदय को एक रंग पसंद था। मैंने यहां तक पहुंचने के लिए अपनी सारी बचत खर्च कर दी, उसने अपने अंदर के कांपते हुए स्वर में स्थिरता के साथ कहा। मेरे पास वापस जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हेरोल्ड ने अपनी जेब से कुछ मुड़े हुए नोट निकाले। इससे कुछ दिनों के लिए रहने का प्रबंध हो जाएगा, जब तक कि आप कोई समाधान नहीं निकाल लेते। तभी तनावपूर्ण वातावरण में एक गहरी आवाज गूंजी, जैसे स्पष्ट दिन में गड़गड़ाहट हो रही हो। पियर्स, समस्या पर पैसा फेंको और आशा करो कि यह हमेशा की तरह दूर हो जाए। हेरोल्ड के पीछे एक लंबा आदमी दिखाई दिया। उसकी पैनी निगाहें उस व्यापारी पर टिकी थीं, जो अब छोटा होता दिख रहा था। उसने साधारण लेकिन दिखने में महंगे कपड़े पहने हुए थे, ऐसी सादगी जो केवल वास्तव में धनी लोग ही दिखा सकते हैं। उसका धूप से झुलसा चेहरा बाहर बिताए जीवन को दर्शाता था, लेकिन उसके हाव भाव से निर्विवाद अधिकार झलक रहा था। यह आपकी चिंता का विषय नहीं है, मैक्सवेल, हेरोल्ड ने उत्तर दिया, लेकिन उसकी आवाज से उसकी अनिश्चितता का पता चल रहा था। यह मेरी चिंता का विषय बन जाता है जब मैं एक ऐसे व्यक्ति को देखता हूं जिसे मैं 15 वर्षों से जानता हूं, वह कायर की तरह व्यवहार कर रहा है। मैक्सवेल नाम का आदमी अमारा की ओर मुड़ा और उसकी नजर थोड़ी नरम पड़ गई। मिस, मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। अलेक्जेंडर मैक्सवेल, मेरे पास शहर के बाहर एक संपत्ति है। अमारा ने संदेह से सिर हिलाया। अनुभव से उसे पता था कि अजनबियों से मिलने वाली दयालुता अक्सर एक छिपी हुई कीमत के साथ आती है। यदि मैं इतना साहसी हो सकता हूं, तो अलेक्जेंडर ने आगे कहा, मैं आपको अपने घर पर रहने की पेशकश करता हूं। जब तक कि आप अपनी अगली कार्रवाई का फैसला नहीं करते हैं, हमारे पास अतिथि कक्ष हैं, जिनका उपयोग शायद ही कभी किया जाता है, और मेरे घर की नौकरानी कंपनी के साथ खुश होगी। हेरोल्ड ने प्रस्ताव पर स्पष्ट रूप से घुटते हुए कहा, मैक्सवेल, आप गंभीर नहीं हो सकते, लोग क्या कहेंगे? अलेक्जेंडर ने एक ठंडी मुस्कान मुस्कुराई, जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। वही लोग जो हर दिन मेरे साथ व्यापार करते हैं, वही लोग जो अपनी आजीविका के लिए मेरी जमीन पर निर्भर है।
मैं यह सुनने के लिए उत्सुक हूं कि वे क्या कहेंगे। हेरोल्ड का चेहरा और भी पीला पड़ गया जब उन्होंने निहित संदेश को समझा कि अलेक्जेंडर मैक्सवेल सिर्फ एक किसान नहीं थे, वे उस क्षेत्र की आधी उत्पादक भूमि के मालिक थे। उस स्टेशन पर कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि जब अमारा घायल गर्व और व्यावहारिक आवश्यकता के बीच झूल रही थी, तब वह अपने साथ न केवल कपड़ों का एक ट्रंक लेकर चल रही थी, बल्कि एक ऐसा रहस्य भी लेकर चल रही थी जो उस छोटे से समुदाय में शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल देगा। एक ऐसा रहस्य जिसके कारण हेरोल्ड पियर्स को उस दिन बहुत पछतावा होगा जब उसने यह निर्णय लिया था कि त्वचा का रंग किसी व्यक्ति का मूल्य निर्धारित करता है। यदि पूर्वाग्रह और गरिमा की यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप जान सकें कि कैसे एक अपमानजनक अस्वीकृति एक ऐसे बदलाव का उत्प्रेरक बन सकती है जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता। मैक्सवेल एस्टेट केवल बाहरी क्षेत्र में स्थित एक खेत नहीं था, जैसा कि इसके मालिक ने विनम्रतापूर्वक वर्णन किया था। यह एक आलीशान विक्टोरियन हवेली थी जो कई एकड़ में फैले फलते फूलते बागानों और हरे भरे चरागाहों से घिरी हुई थी, जहां शुद्ध नस्ल के घोड़े शांतिपूर्वक चर रहे थे, जबकि सिकंदर की गाड़ी अलंकृत द्वारों से गुजर रही थी। अमारा को एक साथ प्रभावित और संदिग्ध महसूस हुआ। यहां के लोगों को मतभेदों की आदत नहीं है, अलेक्जेंडर ने मुख्य घर की ओर इशारा करते हुए समझाया। रिवर ब्रुक की स्थापना पारंपरिक परिवारों द्वारा की गई थी जो अतीत में सुविधाजनक रूप से अटके हुए हैं। हेरोल्ड पियर्स एक गहरी बीमारी का एक लक्षण मात्र है। गृह स्वामी श्रीमती फोस्टर एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थीं, जिनकी दयालु आंखें और कठोर मुद्रा थी। उन्होंने अमारा का पेशेवर शिष्टाचार के साथ स्वागत किया। यदि वह किसी अश्वेत अतिथि की उपस्थिति से आश्चर्यचकित होती थीं, तो वह इसे प्रदर्शित नहीं करती थीं। मैंने नीला कमरा तैयार किया है जिसमें से बगीचे का सबसे अच्छा दृश्य दिखाई देता है। उन्होंने अमारा को अमूल्य चित्रों और प्राचीन वस्तुओं से सजे गलियारों से होते हुए आगे ले जाते हुए कहा। उस शाम भव्य भोजन कक्ष में परोसे गए रात्रि भोज में अलेक्जेंडर ने अपना इतिहास बताया। वह उत्तर के एक बैंकर और शिक्षक का पुत्र था, जिसने दास्ता उन्मूलन के उद्देश्यों को अपनाया था। उसे न केवल एक संपत्ति विरासत में मिली थी, बल्कि समानता के बारे में सख्त सिद्धांत भी मिले थे। जब वह 15 साल पहले रिवरब्रुक आया था तो उसे सन की माना जाता था। वह बहिष्कृत होने के लिए बहुत अमीर था, लेकिन पूरी तरह से स्वीकार किए जाने के लिए बहुत अलग था। और आपकी कहानी क्या है, मिस विल्सन? उन्होंने अपने व्यवसाय का वर्णन करने के बाद अंततः पूछा कि आपके पत्रों ने हेरोल्ड को इतना प्रभावित किया होगा कि उन्होंने आपको इतना औपचारिक निमंत्रण दिया। अमारा ने संकोच किया, लेकिन अलेक्जेंडर के सीधे व्यवहार ने आत्मविश्वास जगाया। मैं एक शिक्षक हूं। मैं बोस्टन में एक शिक्षक था। मैंने रंगीन लड़कियों के लिए एक स्कूल में साहित्य और इतिहास पढ़ाया। जब स्कूल धन की कमी के कारण बंद हो गया, तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे कहीं और से शुरू करने की जरूरत है। अमारा ने जो नहीं बताया वह था उसके पत्रों के पीछे का असली कारण। उसके दादा से अप्रत्याशित विरासत, एक ऐसे व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन एक धनी परिवार के लिए बटलर के रूप में बिताया था। एक ऐसी विरासत जिसमें न केवल सावधानी से संग्रहीत सोने के सिक्के शामिल थे, बल्कि प्राचीन दस्तावेज भी थे जो रिवरब्रुक क्षेत्र में कुछ जमीनों का भाग्य बदल सकते थे। दस्तावेज जो उसने अपने ट्रंक के झूठे तल में छिपाए थे। इसके बाद के दिनों में अलेक्जेंडर ने अमारा को कुछ ऐसा दिया जो उसे यह सोचने के लिए दुर्लभ स्थान देता था कि हवेली का पुस्तकालय ज्ञान का खजाना है और वह स्थानीय इतिहास, भूगोल और क्षेत्र के कानूनों की पुस्तकों में डूब जाती थी। जब उससे उसकी रुचियों के बारे में पूछा जाता तो वह बस मुस्कुरा देती और कहती कि वह अपने क्षितिज का विस्तार कर रही है। उसके आगमन के एक सप्ताह बाद ही उसके आने की खबर पूरे छोटे से शहर में फैल गई थी। मैक्सवेल हवेली में आने जाने वालों की संख्या अचानक बढ़ गई। पड़ोसियों, व्यापारियों की पत्नियों, यहां तक कि स्थानीय पादरी को भी अचानक अलेक्जेंडर के साथ चर्चा करने के लिए जरूरी मामलों की याद आने लगी। जरा उस पर गौर करें।
अलेक्जेंडर ने दोपहर की चाय के दौरान बड़बड़ाते हुए कहा, जब एक विशेष रूप से स्पष्ट प्रतिनिधिमंडल चला गया था। आप शहर में पैर रखे बिना ही स्थानीय आकर्षण बन गए हैं। अमारा ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा से ही एक आकर्षण रही हूं मिस्टर मैक्सवेल। फर्क इतना है कि अब जब कोई मुझे देख रहा है तो मेरे हाथ में एक चीनी मिट्टी का चाय का कप है। ऐसी ही एक यात्रा के दौरान हैरोल्ड पियर्स ने आखिरकार वहां पहुंचने का साहस जुटाया। वह बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंचे थे, हाथ में टोपी लिए हुए थे, उनके चेहरे पर झूठी चिंता का मुखौटा था। मैक्सवेल, उसने घबराहट से कहा, मैं बस यह देखने आया था कि मिस विल्सन सहज हैं या नहीं। बिल्कुल प्रसन्न हूं, अलेक्जेंडर ने शुष्कता से उत्तर दिया। आप उससे व्यक्तिगत रूप से क्यों नहीं पूछते? हैरोल्ड का चेहरा पीला पड़ गया जब अमारा ने श्रीमती फोस्टर द्वारा तैयार किए गए एक सुंदर परिधान को पहनकर कमरे में प्रवेश किया। अब वह स्टेशन से आई हुई थकी हुई अपमानित महिला नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जो आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही थी। मिस्टर पियर्स, उसने ठंडे अंदाज में उनका अभिवादन किया। क्या अप्रत्याशित आश्चर्य है मिस विल्सन? हैरोल्ड ने अपने हाथों में अपनी टोपी के साथ छेड़छाड़ की। मैं इसलिए आया हूं क्योंकि समुदाय मेरी भलाई के बारे में चिंतित है। वे आपकी स्थिति के बारे में कितने दयालु हैं? हैरोल्ड ने अलेक्जेंडर को देखा। एक अविवाहित महिला के लिए अनेक अविवाहित आदमी के घर में रहना उचित नहीं है, खासकर जब वह काली हो। अलेक्जेंडर ने अपनी बात खतरनाक ढंग से धीमी आवाज में पूरी की। चलो पियर्स, मैं ये सुनने के लिए उत्सुक हूं कि तुम उस वाक्य को कैसे खत्म करना चाहते हो। हेरोल्ड ने बड़ी मुश्किल से कहा, चर्च समिति बोस्टन लौटने में उसकी मदद करने के विकल्पों पर विचार कर रही है। एक संग्रह का आयोजन किया जा रहा है। अमारा ने ऐसी मुस्कान मुस्कुराई जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पाई। कितनी उदार! लेकिन मुझे डर है कि मेरी योजनाएं बदल गई हैं। मैं अनिश्चित काल तक रिवरब्रुक में रहने का इरादा रखती हूं। हैरोल्ड की आंखें चौड़ी हो गईं। यह असंभव है। तुम यहां किसी को नहीं जानते, तुम्हारे पास ना कोई नौकरी है ना परिवार है। मेरे पास नौकरी है, अमारा ने शांति से जवाब दिया। मिस्टर मैक्सवेल ने मुझे अपनी संपत्ति पर लाइब्रेरियन का पद देने की पेशकश की है। जाहिर है मैक्सवेल की पीढ़ियों ने कभी भी उन्हें ठीक से व्यवस्थित किए बिना पुस्तकों को इकट्ठा किया है। हैरोल्ड ने अलेक्जेंडर को आश्चर्य और गुस्से के मिश्रण से देखा और कहा, तुम गंभीर नहीं हो सकते। अलेक्जेंडर ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं कभी भी इतना गंभीर नहीं रहा हूं मिस विल्सन शिक्षित और सक्षम है। मेरी लाइब्रेरी कभी भी बेहतर हाथों में नहीं रही है। हैरोल्ड को यह एहसास नहीं था कि जब वह लगातार कमजोर होते विरोधों से गुजर रहा था तो उस नौकरी का असली महत्व क्या था। मैक्सवेल लाइब्रेरी में सिर्फ साहित्य के क्लासिक्स ही नहीं थे, उसमें भूमि रिकॉर्ड, कानूनी दस्तावेज और क्षेत्र का पूरा इतिहास भी था, जिसमें ऐसे विवरण शामिल थे जिन्हें कई पारंपरिक परिवार दफन रखना पसंद करते हैं। जब हैरोल्ड अंततः पराजित और क्रोधित होकर चला गया तो अलेक्जेंडर ने खिड़की से देखा कि वह बगीचे में तेजी से जा रहा था। उन्होंने कहा, वह आपका जीवन कठिन बनाने की कोशिश करेगा। आज आपने उसके अहंकार को जो थोड़ा अपमान पहुंचाया है, उसे वह कभी नहीं भूलेगा। अमारा ने अपनी आंखों में चमकते हुए एक नए दृढ़ संकल्प के साथ सिर हिलाया। जब वह छोटी मोटी अफवाहें फैलाने में व्यस्त है तो उसे कोशिश करने दो। मैं उसकी कल्पना से कहीं अधिक गहराई तक खुदाई करूंगी। हैरोल्ड पियर्स, जो नहीं जान सकता था और रिवरब्रुक में कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि लाइब्रेरी में बिताए गए अमारा के घंटों का एक विशेष उद्देश्य था। पीले दस्तावेजों और धूल भरे रिकॉर्डों के बीच वह एक पहेली को जोड़ना शुरू कर रही थी जो एक असहज सत्य को उजागर करेगी। रिवरब्रुक के पारंपरिक संस्थापक परिवारों, जिनमें पियर्स भी शामिल थे, ने अपनी किस्मत उस जमीन पर बनाई थी जो वास्तव में उनकी नहीं थी। और जबकि स्थानीय समाज में मैक्सवेल हवेली में रहने वाली एक अश्वेत महिला के बारे में अफवाहें फैल रही थीं, हमारा चुपचाप एक ऐसे रहस्योद्घाटन के लिए मंच तैयार कर रही थी जो समुदाय को अंदर तक हिला देगा। 2 सप्ताह बाद रिवरब्रुक के टाउन हॉल का छोटा सा हॉल खचाखच भरा हुआ था। एक आपातकालीन कॉल ने
पूरे क्षेत्र के संस्थापक परिवारों, स्थानीय व्यापारियों और किसानों को एक साथ ला दिया था। हंगामे के केंद्र में हैरोल्ड पियर्स ने अजीब तरह से इशारा किया। उनका चेहरा आक्रोश से लाल था। यह एक अपमान है। मैक्सवेल उस महिला को अपनी संपत्ति पर रखकर हमारी परंपराओं को खुलेआम चुनौती दे रहा है। सभ्य परिवार अनुचित व्यवहार की अफवाहों के बारे में चिंतित हैं। जैसे ही कमरे में सहमति की फुसफुसाहट गूंजी, दरवाजे खुल गए। अलेक्जेंडर मैक्सवेल ने शांतिपूर्वक प्रवेश किया। उनके पीछे अमरा विल्सन भी आईं, जो एक रानी की गरिमा के साथ चल रही थीं। कमरे में एक असहज चुप्पी छा गई। मैं निमंत्रण की सराहना करता हूं, अलेक्जेंडर ने कहा। उनकी आवाज हॉल के हर कोने तक पहुंच गई। हालांकि मुझे एक गलत फहमी को सही करना होगा, मिस विल्सन। यहां मेरे अतिथि के रूप में नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे मामले के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में हैं जो आप सभी को गहराई से चिंतित करता है। हैरोल्ड घबरा कर हंसा। कानूनी प्रतिनिधि? एक अश्वेत महिला जिसके पास न तो कोई शिक्षा है और न ही कोई अधिकार? मैक्सवेल, क्या तुमने अपना दिमाग पूरी तरह से खो दिया है? अमारा ने विधिपूर्वक अपना ब्रीफकेस खोला। दरअसल मिस्टर पियर्स, एक प्रमाणित शिक्षक होने के अलावा मेरे पास जोसेफ फ्रीमैन के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में कानूनी पावर ऑफ अटॉर्नी भी है। नाम ने खामोश। हॉल में बिजली की तरह कौंधी। वृद्ध चेहरों पर स्पष्ट रूप से पीलापन आ गया। जोसेफ फ्रीमैन मौजूद नहीं है, हैरोल्ड ने तुरंत जवाब दिया। वह एक शहरी किंवदंती है, जिज्ञासु। अमारा ने अपने ब्रीफकेस से पीले रंग के दस्तावेज निकालते हुए कहा, क्योंकि मेरे पास 1866 में गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित मूल विलेख है, जो मेरे परदादा जोसेफ फ्रीमैन को और गृहयुद्ध के बाद मुक्त हुए एक व्यक्ति को वह भूमि प्रदान करता है, जो आज रिवर ब्रुक के लगभग 66% हिस्से का निर्माण करती है, जिसमें आपका स्टोर भी शामिल है, श्री पियर्स। जज थॉर्नटन ने अमारा द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच करने के लिए अपने चश्मे को ठीक किया। यह प्रामाणिक लग रहा है। वह बुदबुदाया, यह एक जालसाजी है, हैरोल्ड चिल्लाया। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अमारा ने बिना किसी परेशानी के आगे कहा, समर्थन संबंधी अभिलेख यहां मौजूद हैं, जिसमें यह विवरण भी शामिल है कि 1870 में लिंचिंग के प्रयास के बाद जोसेफ फ्रीमैन को कैसे भागने पर मजबूर होना पड़ा और कैसे संस्थापक परिवारों ने उनकी जमीन को आपस में बांट लिया और रिवर ब्रुक संपत्ति समिति का गठन किया। अलेक्जेंडर ने तब कहा, मैक्सवेल लाइब्रेरी क्षेत्र के सभी भूमि अभिलेखों की प्रतियां रखती हैं। यह जानने में आश्चर्य की बात है कि 1870 से 1872 तक का विशिष्ट सत्र कैसे गायब था, जब तक कि मिस विल्सन को अन्य दस्तावेजों में क्रॉस रेफरेंस नहीं मिला। रेवरेंड मिलर नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना सिर झुकाया। मेरे पिता ने उस कहानी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह एक गहरा पाप था। हम यहां अपने पूर्वजों के पापों के लिए वंशजों को दंडित करने के लिए नहीं हैं, अमारा ने घोषणा की। मैं एक सामुदायिक फाउंडेशन के निर्माण के लिए एक समझौते का प्रस्ताव कर रहा हूं, जो रिवर ब्रुक के सभी नागरिकों को विशेष रूप से शिक्षा और किफायती आवास के लिए लाभान्वित करेगा। हैरोल्ड पियर्स घबरा कर हंसे। यह बेतुका है, कोई भी इस नाटक पर विश्वास नहीं करेगा। तभी अटॉर्नी जेफ, एक सम्मानित 3 राज्य वकील ने हॉल में प्रवेश किया। दस्तावेजों को राज्य ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग द्वारा सत्यापित किया गया है, वे प्रामाणिक हैं, और मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मुकदमा औपचारिक रूप से दायर किया गया है। भ्रम की स्थिति के बीच हॉल में ऊंची आवाजें गूंज उठीं। हैरोल्ड अमारा की ओर तेजी से झपटा। तुमने शुरू से ही इसकी योजना बनाई थी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यही वह बात है जिसे तुम अपने पत्रों में छिपा रही थीं। अमारा शांत रही। नहीं मिस्टर पियर्स, पत्रों में मैं सिर्फ एक अकेली महिला थी जो साथ की तलाश में थी। आपने मुझे देखते ही तुरंत अस्वीकार कर दिया, जिससे मुझे एहसास हुआ कि आप वास्तव में किस तरह के आदमी थे। आप ऐसे आदमी थे जो मेरे परदादा को उसी तरह से आंकते थे जिस तरह से आपने मुझे केवल हमारी त्वचा के रंग के आधार पर आंका था। तुम हमें बर्बाद करने जा रहे हो, उसने पीला होकर कहा। नहीं, उसने धीरे से उत्तर दिया। मैं सभी के लिए यथासंभव निष्पक्ष तरीके से एक ऐतिहासिक गलती लिखने जा रही हूं। हमारे बीच अंतर यह है कि श्री पियर्स, मैंने अपने पूरे जीवन में भेदभाव का सामना किया है, और फिर भी मैं नहीं चाहती
कि कोई भी अपना घर खो दे, आप भी नहीं। जब हैरोल्ड पियर्स पराजित होकर कुर्सी पर गिर पड़े, नगर परिषद अमारा के प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए पीछे हट गई। अलेक्जेंडर ने उसकी ओर देखा तो उसकी प्रशंसा स्पष्ट दिख रही थी। तुम सब कुछ मांग सकती थी, उसने धीरे से कहा, और मैंने खुद को उन लोगों की तरह बना लिया जिन्होंने मेरे परदादा से चोरी की थी। उसने जवाब दिया, न्याय बदला नहीं है अलेक्जेंडर, यह पुनर्स्थापना है। उस कमरे में कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि जिस महिला को उन्होंने अस्वीकार किया था और कम आंका था, उसे देखते हुए रिवरब्रुक का वास्तविक परिवर्तन अभी शुरू हुआ था। वह संदेश जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सत्ता के गलियारों में गूंजेगा, वह उस महिला के बारे में नहीं होगा जो विनाश करने आई थी, बल्कि एक ऐसी महिला के बारे में होगा जो घायल होने के बाद भी सम्मान और दृष्टि के साथ पुनर्निर्माण करना चाहती थी। और जबकि हैरोल्ड पियर्स को अपनी प्रतिष्ठा के विनाश का सामना करना पड़ा, अमारा विल्सन और अलेक्जेंडर मैक्सवेल ने एक दूसरे को देखा, जो जमीन और दस्तावेजों से कहीं आगे की आशाओं को दर्शाता था। एक ऐसी नजर जो भविष्य की बात करती थी, जहां संबंध अब रंग का मामला नहीं बल्कि चरित्र का मामला होगैसिटी। हॉल में हुई उस ऐतिहासिक बैठक के 6 महीने बाद रिवरब्रुक का कायापलट हो चुका था। ऐतिहासिक अन्याय से प्राप्त धन से स्थापित फ्रीमैन फाउंडेशन पहले से ही वंचित युवाओं और सामुदायिक सुधार परियोजनाओं के लिए छात्रवृत्ति का वित्त पोषण कर रहा था। इस परिवर्तन के केंद्र में अमारा थे, एक प्रतिशोधी व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में, जिसने दर्द से परे देखा। हैरोल्ड पियर्स के पूर्व स्टोर में अब रिवरब्रुक की पहली सार्वजनिक लाइब्रेरी है। विडंबना यह है कि यह एक ऐसी जगह है जहां अंततः भूली हुई कहानियां बताई जा सकती हैं। हैरोल्ड ने खुद इस खुलासे के कुछ सप्ताह बाद ही शहर छोड़ दिया था, अपनी संपत्तियों को उनके मूल्य के एक अंश पर बेच दिया था और अलविदा कहे बिना ही वहां से चला गया था। अफवाह थी कि वह एक पड़ोसी शहर में क्लर्क के रूप में काम कर रहा था। उसका गौरव उसके बैंक खाते के रूप में कम हो गया था। आप उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकते थे। अलेक्जेंडर ने एक शरद ऋतु की दोपहर में टिप्पणी की, जब वे उसकी संपत्ति के बगीचों में टहल रहे थे, जो अब आंशिक रूप से एक सांस्कृतिक केंद्र में परिवर्तित हो गया है। बदला लेने से मुझे एक दिन के लिए संतुष्टि मिलती, उसने अपने आसपास की जगह की ओर इशारा करते हुए कहा। यह हमें पीढ़ियों तक संतुष्टि देगा। फ्रीमैन एरीज की खबर रिवरब्रुक से बाहर भी फैल गई थी, और इसने ऐतिहासिक भूमि अन्याय के ऐसे ही मामलों को दस्तावेज करने में रुचि रखने वाले पत्रकारों और इतिहासकारों को आकर्षित किया था। अमारा को विश्वविद्यालयों में बोलने के लिए निमंत्रण मिले, जिसमें उन्होंने न केवल अपनी व्यक्तिगत कहानी साझा की, बल्कि सच्चाई को पुनः स्थापित करने के लिए उन्होंने जो कानूनी पद्धति अपनाई थी, उसे भी साझा किया। मैक्सवेल हवेली के मुख्य हॉल में एक जश्न के दौरान, जिसे अब आधिकारिक तौर पर फ्रीमैन मैक्सवेल हाउस नाम दिया गया है, अपने मालिकों के गुप्त विवाह के बाद न्यायाधीश थॉर्नटन ने एक अप्रत्याशित टोस्ट में अपना गिलास उठाया, उस महिला के लिए जिसने हमें सिखाया कि न्याय केवल एक कानूनी अवधारणा नहीं है बल्कि एक दैनिक अभ्यास है। उन्होंने अपनी आवाज को वास्तविक भावना के साथ तोड़ते हुए कहा, जब अमारा हमारे शहर में आई तो हमें लगा कि हम वास्तव में जानते हैं कि वह केवल उसकी उपस्थिति से कौन थी। हमने कितना विनम्र और आवश्यक सबक सीखा। उनके बगल में मार्था वेब, जो अब नए सामुदायिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, ने जोरदार तरीके से सिर हिलाया। और सोचिए कि यह सब ट्रेन स्टेशन पर एक क्रूर अस्वीकृति के साथ शुरू हुआ था। अलेक्जेंडर ने अमारा का हाथ अपने हाथ में लिया। हैरोल्ड पियर्स का सबसे अच्छा निर्णय तुम्हें अस्वीकार करना था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि मुझे संदेह है कि वह सहमत होगा। पुराने केंद्रीय चौक पर, जहां कभी केवल पारंपरिक परिवारों का ही उत्सव मनाया जाता था, एक नया स्मारक बनाया गया है। कोई भव्य प्रतिमा नहीं, बल्कि एक साधारण कांस्य पट्टिका जो जोसेफ फ्रीमैन की कहानी बताती है और कैसे उनकी अन्यायपूर्ण रूप से ली गई भूमि अंततः पूरे समुदाय की सेवा करने के अपने उद्देश्य में वापस आ गई है। जैसे ही रिवरब्रुक पर रात हुई, अमारा ने अपने नए बरामदे से शहर की रोशनी देखी। वह एक अस्वीकृत अजनबी के रूप में आई थी, एक
अश्वेत महिला जिसे रहने के लिए अयोग्य समझा गया था, अब उसे न केवल स्वीकार किया गया बल्कि दूसरों की अपेक्षाओं के आगे झुकने के लिए नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने के लिए सम्मान दिया गया। जब अलेक्जेंडर 2 कप चाय लेकर उसके पास आया तो अमारा ने उस यात्रा के बारे में सोचा जो उन्हें वहां तक ले आई थी। तुम्हें पता है विडंबना क्या है? उसने कहा। हेरोल्ड ने मुझे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह अपने जीवन को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करने की कल्पना नहीं कर सकता था जो उसके संकीर्ण विश्व दृष्टिकोण में फिट नहीं बैठता था। अंत में यही बात उसे नष्ट कर गई, जबकि तुम फलती फूलती रही, क्योंकि ठीक उसी चीज से वह घृणा करता था, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा इतिहास, तुम्हारी सच्चाई। अलेक्जेंडर ने कहा कि रिवरब्रुक ने जो सबक सीखा और जो पीढ़ियों तक गूंजता रहेगा, वह सरल लेकिन गहरा था। जब हम किसी को सतही विशेषताओं के आधार पर आंकते हैं तो हम न केवल उनकी मानवता को नकारते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में उनके द्वारा लाए जा सकने वाले असाधारण मूल्य के प्रति अंधे हो जाते हैं। और जब हमारा विल्सन मैक्सवेल ने उस शहर पर चांद को उगते देखा जिसने कभी उसे अस्वीकार कर दिया था, तो उसे पता था कि सच्चा बदला कभी भी हेरोल्ड पियर्स को दंडित करने के बारे में नहीं था, ये कुछ बनाने के बारे में था।